मैं आकांक्षा सारस्वत आप सभी का आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो लेसन है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट है, इससे पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है मार्क्स का, और इससे पूर्व के विचारकों ने जैसे हीगल ने और अगस्त कॉम्ते ने इतिहास की व्याख्या किस आधार पर की है और मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या भौतिक आधार पर की है और किस प्रकार से की है यह हम जान चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के क्या मूल तत्व हैं, क्या सार है, उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है और इस विचार के बारे में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के विषय में क्या क्या आलोचनाएं और किस किस विचारक ने आलोचना प्रस्तुत की हैं। तो ये आज का वीडियो जो है न केवल आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, राइटिंग के लिए, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे इस वीडियो को हम देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में लेसन में। तो देखिए, सबसे पहले हमने जान लिया है कि क्या होता है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स ने कैसे प्रस्तुत की है। मार्क्स ने जैसे आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वाला वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। भौतिकवाद से हमने समझ लिया मटीरियलिज्म, यानी कि जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उस पर बेस्ड ये अध्ययन है मार्क्स का। इसको हम आर्थिक निर्धारणवाद भी वादी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं, क्योंकि मार्क्स ने इसका पूरा आधार बताया है समग्र सामाजिक परिवर्तनों का। समग्र ऐतिहासिक घटनाओं का जो मूल आधार है वो अर्थ है, यानी कि धन है। भौतिकवाद है, यानी कि उत्पादन प्रणाली को मूल आधार माना है मार्क्स ने। तो आज हम इसके मूल तत्व यानी कि सार को हम देखते हैं, एसेंस को देखते हैं कि समग्र जो सिद्धांत है इसका निचोड़ है क्या, क्या कहने का प्रयत्न किया है मार्क्स ने अपने अध्ययनों में। तो सबसे पहले मैंने इनको पॉइंट्स में ले लिया है। आप देखिए कि पहला पॉइंट है कि व्यक्ति की मूल भौतिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, हम सभी व्यक्ति जो जीवित रहते हैं, जीवित प्राणी, उनकी मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं हैं, जिनको हम भौतिक आवश्यकताएं कहते हैं। ये भौतिक हैं, ओके, ये भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति को उत्पादन करना पड़ेगा। यदि उसको अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करना है, रोटी को, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों को पूरा करना है, तो उसको एक उत्पादन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उत्पादन चाहे वो एग्रीकल्चर से कर सकता है, चाहे वो आपका लेबर बनकर कर सकता है, वर्क कर सकता है, या किसी कारखाने की स्थापना करके कर सकता है। किसी भी तरह से व्यक्ति को उत्पादन करना होगा जिससे कि वो अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये होगी भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं पूरा करने के लिए उत्पादन की ज़रूरत पड़ेगी। उत्पादन करने के लिए क्या होगा? उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रणाली आवश्यक हो जाती है। उत्पादन प्रणाली को संगठित करना ज़रूरी हो जाता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन को, कि कैसे हम उत्पादन करेंगे। इसको मैं आने वाले आगे स्लाइड में मैं बता रही हूँ कि क्या होती है पूर्ण रूप से उत्पादन प्रणाली है क्या। तो उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन प्रणाली की आवश्यकता होती है। ओके, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से समग्र सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया कि उत्पादन प्रणाली जो मूल बेस होती है, जिसे हम अधोसंरचना कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, तो यदि वो पूरी हिल जाती है तो समग्र राज्य, शिक्षा व्यवस्था, समग्र समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो उत्पादन प्रणाली से ही समग्र समाज परिवर्तित होता है, ये मानते हैं मार्क्स। ठीक है, अतः सामाजिक परिवर्तन का आधार आर्थिक है, यानी उत्पादन प्रणाली में होने वाला परिवर्तन है। उत्पादन प्रणाली में अगर परिवर्तन हुआ जो कि आर्थिक रूप में है तो समग्र सामाजिक परिवर्तन आ जाता है, समग्र समाज में परिवर्तन आता है। इसको हम और अच्छी प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए उत्पादन प्रणाली है। ठीक है, उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको हमने माना है सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्स ने माना है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर से मतलब है जिस पर समग्र आधार है। जैसे कि आपने किसी बिल्डिंग को देखा होगा, नीचे वाला फ्लोर होता है वो आधार होता है, अगर उसको ही गिरा दिया जाए तो समग्र बिल्डिंग ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी सारी की सारी। इसको मार्क्स ने अधोसंरचना माना है उत्पादन प्रणाली को। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उत्पादन प्रणाली क्या माना है मार्क्स ने, अधोसंरचना या अधिसंरचना। ये अधोसंरचना माना है सुपर स्ट्रक्चर। ओके, और इसकी ऊपरी संरचना क्या है? सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आ जाती है? राज्य आ गया, हमारी राज्य व्यवस्था।
इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आपकी जो उत्पादन प्रणाली है वह परिवर्तित हो गई। आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ से सारा एग्रीकल्चर हटा करके वहाँ बड़े बड़े कारखाने और उद्योग लगा दिए जाएं, तो वहाँ से जो प्रोडक्शन होगा ऑटोमेटिकली वो आपको प्रभाव डालेगा आपकी राज्य की व्यवस्था पर, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। अब रेवेन्यू वहाँ से एग्रीकल्चर से आएगा, जो हमारी राज्य हमारी सरकार है उस पर प्रभाव डालेगा डेफिनेटली। शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित होगी, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब आपको एग्रीकल्चर की शिक्षा की ज़रूरत है या कारखाने चलाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, धर्म आपका रिलीजन पर प्रभाव डालता है, मार्क्स का मानना है। साहित्य लिटरेचर वैसा ही बनेगा जैसे कि समाज में गतिविधि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। जो समाज में गतिविधि चल रही है, जैसा उत्पादन प्रणाली है वैसी ही हमारा साहित्य लिखा जाता है, और ऐसे ही कला। तो मार्क्स का मानना यह रहा है कि समग्र ये संरचना सारी चीज़ें हैं, समग्र ये सब स्ट्रक्चर हैं जो इस पर बेस्ड है उत्पादन प्रणाली पर। यदि उत्पादन प्रणाली में कोई भी परिवर्तन आता है तो ये समग्र सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है और एक नया युग बनता है, नए युग का सूत्रपात होता है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि उत्पादन प्रणाली कितनी इंपॉर्टेंट है मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार, जो समग्र समाज को परिवर्तित कर सकती है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो मार्क्स का है वो भी यही है, आपको इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक परिवर्तन को, इसको सिर्फ आपने अभी अगर जान लिया कि उत्पादन प्रणाली से ही यानी आर्थिक आधार से ही समग्र सामाजिक परिवर्तन होते हैं, तो यही क्वेश्चन आता है बस मार्क्स को लेकर के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या है उत्पादन प्रणाली। जो बार बार शब्द आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्या है उत्पादन प्रणाली। तो इसके मुख्य अवयव हैं दो, ओनली टू हैं, ये कि 1 और 2। अब ये दो क्या हैं, पहले में देखिए उत्पादन की शक्तियाँ हैं। शक्तियों को हम साधन भी कह सकते हैं। ओके, उत्पादन यानी कि जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो शक्तियाँ, वे साधन जिनसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि यंत्र है, उपकरण है, हल। देखिए सामंतवादी युग में हल व्यवस्था थी और पूंजीवादी युग में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, वहाँ पर टेक्नोलॉजीज बड़ी बड़ी आ गई। ठीक है, तो यंत्र, पूंजी लगाने वाला वहाँ सामंत था, यानी कि उसकी लैंड थी, भूमि थी, और कारखाने स्थापित हो गए तो पूंजीपतियों ने पूंजी लगाई, और श्रम व्यवस्था, ये सब क्या है, ये उत्पादन की शक्तियाँ हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, उत्पादन के संबंध, और उत्पादन की शक्तियों से ही उत्पादन के संबंध जो है ना वो प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे हमारी शक्तियाँ परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे हमारे आपस में संबंध परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि आधारित होते हैं शक्तियों पर। जैसे कि हमारा जो यंत्र है अगर वो बदल गए, पूंजी बदल गई, श्रम बदल गया, उस आधार पर हमारे जो आपसी संबंध है वो बदल जाते हैं। ये संबंध किस किस के बीच में होते हैं, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला एक वर्ग होता है, जो कि हम जिसको संपन्न वर्ग भी कह सकते हैं, और दूसरा वर्ग होता है उत्पादन वर्ग एवं उत्पादन के साधनों पर अधिकार से वंचित वर्ग। एक होता है वंचित वर्ग, जिसका कोई अधिकार नहीं होता है किसी भी उत्पादन के साधनों पर, इन पर कोई अधिकार नहीं रखता। जबकि एक वर्ग होता है जो नियंत्रण रख रहा है, दूसरा वर्ग है जो वंचित वर्ग है। दो तरह के वर्ग होते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया हो, उत्पादन प्रणाली के दो पार्ट्स हैं, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध। ये शक्तियों में परिवर्तन आ जाता है ना, तो संबंध ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। तो और एक चीज़ बात इससे रिलेटेड एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि क्या ये उत्पादन जो हमारी प्रणाली है ये सदैव परिवर्तित होती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन एक जैसा हो, जिसका रीज़न सिर्फ यही है कि यंत्र है, पूंजी है, ये श्रम है, इनके स्वरूप में ना अपने आप परिवर्तन आता रहता है, जिससे हमारे संबंध बदलते रहते हैं। ओके, तो अतः ये जो उत्पादन प्रणाली है ना ये बहुत ही परिवर्तनीय होती है। ठीक है, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। इसी अवधारणा को आर्थिक निर्धारणवाद कहते हैं, और ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार भी यही आर्थिक निर्धारणवाद है। ओके, तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से ही समग्र सामाजिक चीज़ें में बदलाव आता है, और इतिहास, इसी से तो इतिहास बनता है, और इसी व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी दिया जा सकता है कि सामंतवादी युग। आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको द्वंदात्मक भौतिकवाद पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं सारे वर्गों को क्लियर करूंगी कि मार्क्स के कौन कौन से वर्ग हैं। बस अभी आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि सामंतवादी समाज में ना उत्पादन के साधन, या जिनको हम शक्तियाँ भी कहते हैं, जो कि पार्ट 1 है उत्पादन प्रणाली का, भाग 1 है, और भाग दूसरा उत्पादन संबंध है ना।
तो उत्पादन प्रणाली का जो पहला वाला भाग है उसमें हल है, श्रम है, भूमि है यानी कि उपकरण है सारे, पूंजी है, श्रम है, ये सब में ना परिवर्तन आ जाता है। सामंतवादी युग में क्या था, हल था, हल प्रणाली थी, श्रम करते थे श्रमिक और भूमि सामंतों की होती थी, जिस पर बेचते संबंध हमारे सामंत और अर्धदासों के बीच संबंध आधारित थे। अर्धदास हुआ करते थे वहाँ पे, ठीक है, दास नहीं थे पूर्ण रूप से, अर्धदास थे, क्योंकि सामंतों के नीचे ये बेगार करते थे, उनके यहाँ पे काम करते थे, ठीक है। तो इससे संबंधित उत्पादन प्रणाली हुआ करती थी हमारे सामंतवादी समाज में। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे ना टेक्नोलॉजीज विकसित होती गई, हल का स्थान ले लिया आधुनिक उपकरणों ने, नए नए कल कारखाने स्थापित हो गए और भूमि का स्थान ले लिया पूंजीपतियों की पूंजी ने, और वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ कि नई प्रकार की उत्पादन प्रणाली विकसित हुई, जिससे एक नए संबंध उत्पन्न हुए, जिनको हम कहते हैं पूंजीपति एवं श्रमिक संबंध, जिसे हम पूंजीवादी युग कहते हैं। सामंतवादी समाज के स्थान पर पूंजीवादी समाज आ गया, संबंध बन गए सामंतवादी और अर्धदास के स्थान पर पूंजीपति और श्रमिक, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गए, ठीक है। इसके पश्चात एक नए युग का प्रारंभ हो गया, जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी युग। आई होप आपकी एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से समग्र इतिहास परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इसकी आलोचना को देख लेते हैं, क्योंकि जब जो लोग लिखित एग्जाम देते हैं तो उनकी आलोचना दी जानी चाहिए उनके आंसर में। इसके लिए कुछ आप इजी आलोचनाओं को ध्यान में रखें कि मार्क्स में देखिए आर्थिक क्रियाओं से ही समग्र परिवर्तन माना है, कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही समग्र परिवर्तन होता है। परंतु मैक्स वेबर का, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं ना, मैक्स वेबर क्या मानते हैं कि धर्म से ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास प्रेरित होता है। उनका मानना है ना, जहाँ पे पूंजीवादी समाज था वहीं पर पूंजीवादी धर्म था, वहीं पर प्रोटेस्टेंट धर्म था, वहीं पर पूंजीवादी समाज आया। हमने पढ़ा है ना, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए मैक्स वेबर ने इसकी आलोचना करी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आर्थिक क्रियाओं से ही धर्म परिवर्तित हो जाए, बल्कि धर्म से आर्थिक क्रियाएं परिवर्तित हो जाती है। वेबर का मानना ये है। डैनियल बेल ने क्या कहा है, डैनियल, देखिए हम ये याद रखेंगे कि मैक्स वेबर का ये आलोचना है। अब डैनियल बेल की क्या आलोचना है, डैनियल बेल ना शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं, जबकि मार्क्स आर्थिक क्रियाओं से शिक्षा इसको परिवर्तित मानते हैं, इसको आर्थिक क्रियाओं से शिक्षा को परिवर्तित मानते हैं कि शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन डैनियल बेल इसकी आलोचना करते हैं। ओके, मार्क्स केवल संघर्ष को ही विकास का आधार मानते हैं, इतिहास का आधार मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना सहयोग के तो आप युद्ध भी नहीं लड़ सकते, संघर्ष भी नहीं कर सकते, तो अतः सहयोग को भी महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो सहयोग को इसमें महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब दो गुटों में युद्ध होता है तो एक गुट के अंदर भी तो सहयोग पाया जाता है ना, जब दूसरे गुट से कोई संघर्ष कर रहा होता है तो, है ना। तो इस तरह आई होप आपके समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो लेक्चर। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए।